दोस्तों मणिपुर के बारे में हम सभी ने प्रीलिम बूस्टर के अंदर कई बार चर्चा करी। सुप्रीम कोर्ट के पास जो मणिपुर की स्टेटस रिपोर्ट आई रिगार्डिंग द एफआईआर्स, ऐसा देखकर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि शायद अब बिल्कुल भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं बचा है मणिपुर के अंदर। ठीक है ना। और इसी वजह से वहाँ के डीजीपी को भी डायरेक्ट किया है कि वो कोर्ट में प्रेजेंट हो अगस्त 7 को। तो काफ़ी अभी चलेगा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ना डेफिनेटली कि पुलिस की फंक्शनिंग के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन ने कैसे काम किया, क्यों वहाँ पर ढंग के इन चीज़ों को रोक नहीं पाए, ये चीज़ों के ऊपर यहाँ पे चर्चा और भी होगी। एंड इनफैक्ट चाहे आप एथिक्स के अंदर बात कर लो तो मेंस के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ ना तो आपने हरियाणा के बारे में भी सुना होगा। ठीक है ना। जैसे गुरुग्राम हो गया, फरीदाबाद और जो नौ वाला एरिया है, यहाँ पर आपको क्लैशेस देखने को मिले। ठीक है ना। ये भी एथिक्स के लिए आपकी काफ़ी पॉइंट केस स्टडी बन सकती है कि एक कोई एरिया है, मान लो वहाँ से कोई यात्रा को जाना है, तो वहाँ पर क्या आप क्या इंतज़ाम करोगे कि कोई भी तरह के जो दंगे हों वैसा ना हो। ठीक है ना। ऐसी केस स्टडीज़ हमें अक्सर एथिक्स के एग्ज़ाम में देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर भी हरियाणा के अंदर यही हुआ है कि कुछ कारणों की वजह से हम प्रॉपर शायद प्रोटेक्शन नहीं कर पाए एंड ये हमें दंगे यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो काफ़ी ऐसे टाइम के ऊपर ना बीइंग इंडियन सिटीजन हमें इंश्योर करने की कोशिश करनी चाहिए कि सोसाइटी के अंदर जो इस तरह की डिविजन्स हैं हम उनको आपस में कम कर पाएँ और एक तरह की जो शांति और पीस है उसको अपने देश के अंदर एस्टेब्लिश कर पाएँ। राइट? तो स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आज हमें डिस्कस करने हैं। इनफैक्ट साथ में आप ये भी नोटिस करो, हमने कुछ दिन पहले ना ये डिस्कशन करी थी कि चीताज़ की डेथ हो रही है। ठीक है ना? हमने चीताज़ के बारे में प्रॉपर डिस्कशन भी किया। तो अभी यहाँ पर ना जो कुछ फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं, जैसे आपके नमीबिया के हो गया, साउथ अफ्रीका जहाँ से हम बेसिकली लेकर आए हैं चीतास, तो उन्होंने बोला है कि हमारे हमें बेसिकली लूप में नहीं रखा गया। कहने का मतलब क्या कि हम शायद हेल्प कर सकते थे इन चीतास को बचाने के लिए, पर इनको कभी इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी गई। ऐसा इन फॉरेन एक्सपर्ट्स ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि शायद चीता प्रोजेक्ट को हम बेटर मैनेज कर सकते थे और जो इतनी सारी डेथ्स हमें देखने को मिली है चीतास की, उनको बिल्कुल अवॉइड किया जा सकता था। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेट है आज की 2 अगस्त 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ना है, दैट इज कोर सेक्टर ग्रोथ। देखो सबसे पहले ना मैं आपको समझाता हूँ कि क्या चीज़ है। देखो आपको ना अगर आपकी कंट्री को आगे प्रोग्रेस करना है तो इंडस्ट्री को काफ़ी तेज़ी से आगे प्रोग्रेस करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस इंडस्ट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास इंडेक्स है। उसको क्या बोलते हैं हम? आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यहाँ पर ना हमारी इंडस्ट्री के अलग अलग जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो क्या ग्रोथ रेट से वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, कितनी तेजी से वो ग्रो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत देखी जाती हैं। ठीक है ना। बेसिकली इंडस्ट्री का हमें बताता है ये आईआईपी जो है। इसको रिलीज कौन करता है सर? इसको हर मंथ पब्लिश करता है। पहली बात तो ध्यान रखना, मंथली पब्लिश होता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कौन? एनएसओ। एनएसओ क्या है? नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, जो आता है हमारी मोस्पी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इस मिनिस्ट्री के अंदर ये ऑफिस आता है और ये इसको हर महीने पब्लिश करता है। ठीक है। इसका बेस ईयर आपको 2011-12 देखने को मिल जाएगा। जैसे अलग अलग चीज़ों का बेस ईयर होता है ना, तो यहाँ पर इसका 2011-12 बेस ईयर है। साथ में आपको कुछ यहाँ पे सेक्टर्स देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं बात करता हूँ ब्रॉड सेक्टर की, तो माइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इनको अलग अलग वेटेज यहाँ पे दे रखा है। उस हिसाब से देखा जाता है कि कौन सा पर्टिकुलर ग्रुप कैसे परफॉर्म कर रहा है। सिमिलरली यूज बेस्ड सेक्टर के हिसाब से जैसे आपका बेसिक गुड्स हो गया, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, इनकी कितनी प्रोडक्शन हो रही है उस हिसाब से भी ये चीज़ करी जाती है। ठीक है। तो एक तो ये हो गया आईआईपी। ठीक है। अब देखो इनमें से भी ना आईआईपी में से कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जिनको हम बोलते हैं कोर सेक्टर। टोटल ऐसे 8 कोर सेक्टर देखने को मिलते हैं। सर कौन से सेक्टर हैं ये? देखो ये आपको ना इसी ऑर्डर में याद करने हैं, इसी वेटेज के हिसाब से। कहने का पॉइंट क्या है, ये 8 कोर सेक्टर है। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स। ये इसी ऑर्डर में याद करने को क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज है आपका रिफाइनरी का, फॉलोड बाय इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड सबसे कम अकॉर्डिंगली है आपके यहाँ आ जाता है आपका फर्टिलाइजर्स। तो होता क्या है ना, आईआईपी के अंदर लगभग 40% से भी ज़्यादा जो वेटेज होता है वो इन्हीं 8 कोर सेक्टर्स का होता है। ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल भूलना नहीं है रिगार्डिंग 8 कोर सेक्टर। ठीक है। तो ये चीज़ तो होगी। इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे कि सर 8 कोर सेक्टर का या फिर आईआईपी का रद्द आई शुड से इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों यहाँ पे इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं? देखो इससे बेसिस के ऊपर ना आप नोटिस करो, हमें डेटा मिलेगा कि भैया कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है एंड उस सेक्टर को कैसा परफॉर्म कर रहा है या और क्या बेहतर करना है, उसके हिसाब से हमारी पॉलिसी बन पाएंगी गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा। आरबीआई उसको यूज कर पाएगा अलग अलग डिसीजन लेने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको आई होप पता लग गई होंगी।
साथ में ही आपका जीडीपी एस्टिमेट हो गया, उनको क्वार्टरली बेसिस के ऊपर या फिर एडवांस जीडीपी का एस्टिमेट निकालने के लिए इन सभी चीज़ों को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। साथ में एक ना कई बार कन्फ्यूज़न होती है कि सर ये आईआईपी और जो हमारा एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री एएसआई आता है, इसके बीच में क्या फ़र्क है? देखो ध्यान से समझना, जब मैंने आपको क्या बताया आईआईपी के बारे में, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में, तो इसको तो देखो रिलीज़ आप जानते हो कि कौन करता है, प्लस साथ ही साथ में क्या है, एक मंथली इंडिकेटर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर महीने हमें देखने को मिलता है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री ये आपका क्या हो जाएगा, आपका लॉन्ग टर्म हो जाएगा, नाम से क्लियर है हमारा, ठीक है ना। आईआईपी है मंथली और एएसआई आपका लॉन्ग टर्म है। और यहाँ पर ना जो एएसआई के अंदर होता है, यहाँ पर हम ना ट्रैक करते हैं काफ़ी लार्ज सैंपल। आईआईपी के अंदर जो सैंपल होता है थोड़ा छोटा होता है, वेरस ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ, वो एएसआई के अंदर सैंपल काफ़ी बड़ा बन जाता है। एक छोटी सी चीज़ और, 8 कोर सेक्टर्स के रिगार्डिंग ना हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है ना, वो इसकी अलग-अलग कंपाइलेशन करती है। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उसके अंदर एक ऑफिस है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, वो यहाँ पर इसको कंपाइल और रिलीज करता है। तो आईआईपी का नहीं भूलना, दैट इज एनएसओ, और 8 कोर सेक्टर्स का भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है ना। तो ये फर्क आपको ध्यान में रखना है। अभी डिस्कशन क्या हुआ है इसका, देखो अभी रिलीज हुआ था, तो 8 में से जो 7 है ना कोर सेक्टर, वो यहाँ पर हमें उनमें एक इंक्रीज देखने को मिला, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये देखो यूपीएससी ने 2015 में हमसे क्वेश्चन पूछा था, एक बार ट्राई करना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने की और मुझे बताना इनमें से कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, एफएसएसएआई के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। सर ये एफएसएसएआई क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये थोड़ा इसको समझना जरूरी है। देखो अभी क्या हुआ है, एफएसएसएआई ने ना आपके स्टेट्स और यूटीज को बेसिकली बताया है कि डिफरेंट डिफरेंट आपके वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, इसके अंदर हमें हार्मफुल पेस्टिसाइड और हार्मफुल केमिकल्स देखने को मिलते हैं, तो हमें थोड़ा इनके रिगार्डिंग इनके सर्वेलेंस करनी पड़ेगी, क्या इश्यूज हैं इसके रिगार्डिंग और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो न्यूज़ थी, पर एक्चुअली हमें जानना है कि कैसे ये बॉडी स्टैब्लिश हुई। तो ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, स्टैट्यूटरी मतलब किसी एक्ट से बनी हुई बॉडी। तो यहाँ पर आपका एक्ट कौन सा है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, उसके अंतर्गत ये बॉडी बनाई गई ताकि कोई भी फूड रिलेटेड इश्यूज हो उनको हम टैकल कर पाएँ। तो कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ये बॉडी आती है आपकी। एंड साथ में इसका सर काम क्या है, देखो काम है बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट आपके स्टैंडर्ड्स हो गया, आपकी गाइडलाइंस हो गया, उनको ले डाउन करना। जैसे अभी बात करें ना वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पर केमिकल्स और पेस्टिसाइड कितने होने चाहिए, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन आपके लिए ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा। साथ में ही डिफरेंट डिफरेंट जो बॉडीज़ होती हैं सर्टिफिकेशन के लिए कि हाँ ये वाला पर्टिकुलर जो फ्रूट है बिल्कुल ठीक है, ये बिज़नेस के लिए बिल्कुल मतलब ये बिज़नेस के अंदर आप इतना केमिकल यूज़ कर सकते हो, वो सारी चीज़ सर्टिफ़ाई करी जाती हैं। तो उनके प्रॉपर मैकेनिज़्म लेकर आना, प्रोसीजर्स लेकर आना, गाइडलाइंस लेकर आना लैब्स के लिए, जहाँ पर ये चीज़ें चेक वगैरह होंगी। तो ये सारे काम आपके एफएसएसएआई ही करता है। साथ में बात करें कि कैसे इसकी वर्किंग कैसे होती है, तो यहाँ पर हमें टोटल 22 मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं और एक चेयरपर्सन होता है। और साथ में ये भी इंश्योर किया जाता है कि जो 1/3 मेंबर्स होंगे ना उसके, वो वुमेन होने ही होने चाहिए। इसके चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और डिफरेंट आपको साइंटिफिक कमिटीज़ हो गया वो असिस्ट करती है, कुछ पैनल्स आपको असिस्ट करते हैं ताकि आप इसके स्टैंडर्ड्स हो गया और बाकी चीज़ें अकॉर्डिंगली मैनेज कर पाओ। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। अभी देखो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो सेंटर का फिस्कल डेफिसिट है ना, वो 4.5 लाख करोड़ से भी इन ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है ना, अप्रैल से जून के टाइम के ऊपर। टोटल ना बेसिकली जो हमारा टारगेट है उसका 25% तो अभी हो चुका है। बेसिकली साल के अंदर जितना हमने एक्सपेक्ट किया था ना कि पूरे साल का फिस्कल डेफिसिट होगा, तो पहले क्वार्टर में ही हमने उसका 25% तो हम वहां तक पहुंच गए हैं, ठीक है ना। तो ये अच्छी बात है बुरी बात है, देखो मैं समझाता हूँ पहले तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब, फिर आप खुद तय करना कि क्या अच्छी बात है क्या बुरी बात है। आप देखते हो कि जैसे ना किसी भी घर के अंदर भी देखो पैसा आता है कहीं से, कहीं पैसा जाता है, तो हमारी सरकार के लिए भी ना कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ से उनको पैसा मिलता है, उनको बोल देते हैं हम रिसीट्स। वेरस कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर उनका पैसा खर्च होता है, उनका बोल देते हैं हम एक्सपेंडिचर। तो कहाँ कहाँ से पैसा आता है, जैसे आपका रेवेन्यू सीट हो गया या आपका कैपिटल सीट हो गया। रेवेन्यू के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल सरकार के पास लेट से इनकम टैक्स आ गया, आपका कॉर्पोरेट टैक्स आ गया, आपका जीएसटी आ गया, ये अलग अलग टैक्स रिसीट्स होती हैं। उसी तरह से कुछ नॉन टैक्स रिसीट्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट से आप अपना अपना शेड्यूल अपना अपना कोई भी सर्टिफिकेट बनाने गए, ठीक है ना, कास्ट सर्टिफिकेट बनाने गए, आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाने गए, तो कुछ पैसे देते हो सरकार को, बिल्कुल। इसके अलावा भी कई बार हो सकता है लेट से आपने कुछ फाइन दे दिया, आपका चालान हो गया, वो जाता है मान लो। तो इस तरह की चीज़ें हमें रेवेन्यू शिफ्ट्स के अंतर्गत आती हुई देखने को मिल जाती हैं। उसी तरह से जब हम बात करते हैं ना कैपिटल सीट की, अब यहाँ से भी पैसा आएगा। मान लो सरकार ने किसी को लोन दिया था,
अब लोन वापस मिल रहा है सरकार को, तो सरकार की जेब में पैसा आएगा बिल्कुल, तो रिकवरी ऑफ लोन्स। उसी तरह से सरकार अपना शेयर बेच देती है कहीं पर, तो वो डिसइन्वेस्ट कर रही है मान लो, तो वहां से भी सरकार को पैसा मिलता है। ठीक है ना। एक यहाँ पर एक चीज आती है, दैट इज बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। हो सकता है ना सरकार कहीं से लोन ले, ठीक है ना, और लोन लेके अपने पास उसके पास पैसा आए, ठीक है ना, तो ये इसको हम बोलते हैं डेट क्रिएटिंग कैपिटल सीट, क्योंकि इससे डेट क्रिएट हो रहा है ना आपका बोरोइंग करने से। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये कैपिटल सीट के अंदर आता है, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। उसी तरह से सरकार का खर्चा भी बहुत सारा होता है, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे फॉर एग्जांपल सरकार बार बार जैसे खर्चे करती है, जैसे अपने एम्प्लॉयज़ है सरकार के, जो सरकारी मुलाजिम होते हैं उनको सैलरीज वगैरह देती है, उनको पेंशन हो गया वो सब। या फिर कुछ जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं जहाँ पर एसेट वगैरह हम एक्वायर करते हैं, ठीक है ना, कि मान लो, या फिर लेट्स से सरकार ने कोई सड़क बना दी, उसके ऊपर खर्च हुआ, तो ये सब खर्चे होते हैं। अब देखो जो हमारा खर्चा होता है वो हमारी सरकार का बहुत ज़्यादा होता है और हमारी इनकम बड़ी कम होती है, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा और हमारी जो इनकम होती है वो कम होती है। तो इसको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं उधार। ये जो बात हो रही है ना यहाँ पे बोरोइंग की, हम लिया जाता है, हमारे द्वारा दिया जाता है उधार, उसी को हम बोल देते हैं बोरोइंग को, फिस्कल डेफिसिट ही बोल देते हैं। तो इसको आप निकालने का तरीका भी बेसिकली यही है कि या तो आप टोटल बजट एक्सपेंडिचर, बेसिकली मैंने इसकी बात करी, सॉरी इसकी बजट एक्सपेंडिचर की, उसमें से बजट रिसिप्ट को माइनस कर दो, पर बजट रिसिप्ट में आप ये वाला कंपोनेंट नहीं लोगे। सर ये क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो उधार है ना एक तरह से, आप अगर उधार को भी अपनी इनकम दिखाने लग जाओगे तो गलत हो जाएगा। तो टोटल बजट रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग्स, इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। या फिर इसको आप डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हो कि कितना हमें बेसिकली अपना घाटा कितना है, क्योंकि ये घाटा ही तो हुआ, आपका कितना खर्च है माइनस आपकी कितनी इनकम है। तो जो आपका घाटा हुआ उसको पूरा करने के लिए आप क्या करोगे, कुछ पैसा बोरो करोगे, वही आपका फिस्कल डेफिसिट के इक्विवेलेंट हो जाता है। अब देखो हम इसको एक्सप्रेस करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। देखो होता क्या है कि आप नोटिस करोगे, अब इंडिया का फिस्कल डेफिसिट ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा, क्योंकि इंडिया की आबादी ज्यादा है, ठीक है ना, इंडिया में लोग ज्यादा हैं। तो जीडीपी के परसेंटेज के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस किया जाता है, ना कि एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर। एब्सोल्यूट टर्म्स मैंने बताया जरूर है, पर जीडीपी के अंदर हम देखते हैं कि हमारी कोशिश होती है इसको जितना हम कम कर पाए। देखो मीनिंग तो मैंने समझा दिया, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो तो हमने समझ ही लिए, एक्सपेंडिचर कंपोनेंट भी हमने समझ लिए। अब इसके ना कई बार फिस्कल डेफिसिट के ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं। जैसे आप खुद सोचो फिस्कल डेफिसिट है क्या, टेक्निकली आपने जो उधार लिया वही तो है। अब उधार से फायदा क्या हो सकता है, देखो उधार लेने से फायदा ये हो सकता है कि अगर हमारी सरकार उधार ले रही है तो हो सकता है उससे सड़कें बने, उससे और अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर हम खर्च करें। अगर उन सेक्टर्स के ऊपर हम मान लो खर्च कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां से लोगों को रोजगार भी तो मिलेगा। मान लो कहीं पे हमारी सरकार ने उधार लेके सड़क बना दी, तो इसके अंदर सड़क बनाने के अंदर क्या होगा, लोगों को यूज करेंगे, लोग आएंगे यहाँ पे, उनको रोजगार मिलेगा, तो लोगों की जिंदगी बेहतर हो सकती है। साथ में हो सकता है सरकार एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इनको प्रमोट करने के लिए इनको यूज करे, ठीक है ना, तो वहां पर हमारा फिस्कल डेफिसिट जरूरी हो जाता है, अलग अलग वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए और गरीबी हटाओ प्रोग्राम्स के लिए जरूरी हो जाता है। पर इसके ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। सर वो क्या नेगेटिव इफेक्ट्स, देखो आप खुद सोचो, अगर तो आपके पास थोड़ा बहुत उधार है और आप उसको ढंग से यूज कर रहे हो तब कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप खुद देखो कि आपका उधार बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और आप उसको कहीं ना कहीं वापस देने के, मतलब वापस देने की क्षमता में नहीं हो, तब क्या होता है, तब वहां से इन्वेस्टर्स भागने लग जाते हैं। उनको लगता है यार ये सरकार तो डूबने वाली है, कर्ज पे कर्ज लेके बैठी हुई है, तो यहाँ से हम इस कंट्री से बाहर चले जाते हैं, तो वहां से कैपिटल फ्लाइट हो जाती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होता और इन्वेस्टर्स अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल उनका खत्म हो जाता है। साथ में एक होती है क्राउडिंग ऑफ आउट। क्राउडिंग आउट का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कि सरकार ने ना बहुत ज्यादा पैसा बोरो कर लिया, तभी होता है ना फिस्कल डेफिसिट, कि मान लो सरकार ने बहुत ज्यादा बोरो कर लिया। अब बोरो कहाँ से किया होगा, आपकी अलग अलग जो फाइनेंशियल मार्केट से बोरो किया होगा, ठीक है। अगर मान लो सरकार ने बहुत ज़्यादा बोरो कर लिया, तो अगर मान लो एक प्राइवेट सेक्टर पैसा बोरो करके कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो जाएगा फाइनेंशियल मार्केट्स में, उसको पैसा मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना पैसा था वो तो सारा सरकार ने बोरो कर लिया, तो प्राइवेट सेक्टर भी इससे दूर हो जाता है इस तरह से, तो उसी को बोलते हैं क्राउडिंग आउट। ठीक है ना, तो ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए क्राउडिंग आउट के बारे में। आई होप आपको फिस्कल डेफिसिट वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। उसी तरह से एक ना अभी पढ़ना है हमें प्रपोज्ड शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस। इसका मतलब क्या है सर, देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन बिल है 2023, जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023, ये कोशिश कर रहा है क्या कि जो गद्दा ब्राह्मण हो गया, कोली हो गया, पदारी ट्राइब हो गया, पहाड़ी एथनिक ग्रुप हो गया, इनको शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में हम ऐड करें जम्मू कश्मीर के अंदर। अब एक सवाल आपके दिमाग में आएगा, सर किसी भी को हमने अगर शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में डालना है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, हम इस चीज़ को कैसे करते हैं। देखो जब भी ना किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को हमने ट्राइब्स की कैटेगरी में डालना है, शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में, तो होता क्या है कि पहले ना स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करता है,
कि भैया यार इनका लगता है हमें कि हमें इनको ना शेड्यूल ट्राइब में डाल देना चाहिए, तो वो रिकमेंड करता है। ठीक है, एक बार सर उसने रिकमेंड कर दी तो किसको करता है रिकमेंडेशन? आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उनको यहाँ पे रिकमेंडेशन जाती है। ठीक है, फिर ट्राइबल मिनिस्ट्री क्या करती है, उस रिकमेंडेशन को देखती है कि हाँ ये ठीक बात कर रहे हैं नहीं कर रहे, फिर अकॉर्डिंगली उसको सेंड कर दिया जाता है आरजीआई के पास, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। फिर कहीं ना कहीं उसके बाद ना जो फाइनल अप्रूवल है, मतलब एक अप्रूवल आता है कहाँ से, एनसीएसटी से, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, जो कि अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर उसके बाद फाइनल डिसीजन चला जाता है हमारी कैबिनेट के पास, तो कैबिनेट उसके पास डिसीजन लेती है, एंड लास्टली फिर प्रेसिडेंट साहब उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। ठीक है ना, देखो इन दी एंड वैसे तो कैबिनेट ने जो डिसीजन ले लिया कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट साहब उसको मान ही लेते हैं, पर फाइनल डिसीजन कोई आपसे पूछे किसके पास है, तो प्रेसिडेंट साहब के ऑफिस के पास है, जो कि एक नोटिफिकेशन इशू करते हैं अंडर आर्टिकल 342। इनके अंतर्गत इसके पास पावर्स दी गई हैं कि प्रेसिडेंट साहब ऐसा कर सकते हैं। देखो थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ, दरअसल में आते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर। आप देखना आर्टिकल 366 अपना कॉन्स्टिट्यूशन का ओपन करके देखना, तो वहां पर आपको नोटिस करने को मिलेगा कि आर्टिकल 366 के अंदर क्या लिखा हुआ है। वहां मेंशन किया होगा कि बेसिकली उनको हम शेड्यूल ट्राइब बोलेंगे जो आपके 342 में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, यही बात लिखी हुई है कि उन्हीं ट्राइबल कम्युनिटीज को हम डीम करेंगे एज शेड्यूल ट्राइब्स, जो कि अंडर आर्टिकल 342 है। और 342 में क्या लिखा गया है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब को अलाउ करता है कि आफ्टर गवर्नर को वो कंसल्ट करके वो एक पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू उनको नोटिफाई कर सकते हैं। तो दैट इज द प्रोसेस। तो ये चीज इस तरह से हुई। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर क्या क्राइटेरिया का रहता है इनके रिगार्डिंग इनके इंक्लूजन का शेड्यूल ट्राइब का? देखो एक तो उनके जो ट्रेड्स हैं प्रिमिटिव होने चाहिए, उनका कल्चर काफी डिस्टिंक्ट होना चाहिए, थोड़े हो सकता है बाकी लोगों से वो आइसोलेशन में रहे जोग्राफिकली, साथ ही साथ बाकी कम्युनिटी से थोड़ा वो शाई फील करते हैं, शाई मतलब उनके साथ कम इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं है, थोड़े बैकवर्ड है। ये कुछ यहाँ पे क्राइटेरियाज देखे जाते हैं जिनके बेस के ऊपर उनको शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में डाला जाता है। तो जरा पहाड़ी और पदारीस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखो जब मैं बात करता हूँ ना पहाड़ी ट्राइब की, या ठीक है ना इनकी, तो हमें देखने को मिलता है ये कश्मीर ओरिजिन के यहाँ पे लोग हैं और अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करते हैं। हिंदूज भी आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ, मुस्लिम्स भी हैं, सिख्स भी हैं। ठीक है, आपको रजौरी और जो पुंछ वाला एरिया है ना, उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमें ये देखने को मिलते हैं। अपर कास्ट हिंदूज भी कई बार इसमें देखने को मिल जाते हैं, जो पीओके से हमें डिस्प्लेस होते हुए देखने को मिले हैं। पदारी ट्राइब्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको ये जो हिली किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आपको देखने को मिलते हैं, पदार एरिया वहां पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी ठीक है ना, इनकी पॉपुलेशन अराउंड 21,000 के करीब है। 83% हिंदूज हो गया, यहाँ पे बुद्धिस्ट भी हैं, और साथ साथ आपको कुछ मुस्लिम पोर्शन भी इनका देखने को मिल जाएगा। साथ में देखो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस हमने 366 और 342 का तो पढ़ लिया। एक छोटी सी चीज और है फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल के बारे में, मैंने पहले भी पढ़ाई है वैसे तो, पर फिफ्थ शेड्यूल जो होता है ना, वो आपका 4 स्टेट्स को छोड़कर, बेसिकली असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर, इनके अलावा जितने भी स्टेट्स हैं उन पे शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए प्रोविजंस को ले डाउन करता है। वेयर सिक्स शेड्यूल इन चारों स्टेट्स यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए शेड्यूल ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करता है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन है, मैंने पहले भी आपको एक बार क्वेश्चन दिया था, इसको भी एक बार मुझे अटेम्प्ट करना और नीचे कमेंट्स में बताना इनमें से सही आंसर इसका क्या होगा। एक छोटा सा आखिरी टॉपिक है, दैट इज नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है। अब रिपोर्ट का नाम क्या है? देखो रिपोर्ट का नाम है माइन टू मार्केट क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन फॉर डोमेस्टिक वैल्यूडेशन इन लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग। देखो कुछ दिन पहले ना मैंने आपको अराउंड आई थिंक 1 महीना हो गया होगा, तब मैंने क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में मैंने आपको समझाया था। बेसिकली वो मिनरल्स जो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, उनको हमने क्रिटिकल मिनरल्स बोला। तो नीति आयोग ने ना अभी बात करी है कि हमें ना कुछ टैक्स बेनिफिट्स देने होंगे, कुछ हमें रॉयल्टी वगैरह देनी होगी, बेसिकली कुछ इंसेंटिव्स देने होंगे, ताकि ये इंश्योर करा जा पाए कि इस तरह के जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी प्रोसेसिंग, उनकी रिफाइनिंग, इस तरह की चीज़ों के अंदर हम उनको थोड़ा बूस्ट कर पाएँ, बेसिकली मेक इन इंडिया को थोड़ा बूस्ट कर पाएँ। जैसे लिथियम आयन बैटरीज की यहाँ पे खासकर बात करी गई है, ठीक है, उनको हम स्केल अप कर सकते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्केल अप किया जा सकता है। तो इस रिपोर्ट के बारे में भी आप ध्यान में रखिएगा। अब आज के डिस्कशन के बेस के ऊपर ये मैं आपको 4 टॉपिक्स दे रहा हूँ, इनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताइएगा कि कौन सा ठीक है एंड कौन सा गलत है। कल जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उनका क्विकली आपको मैं एक बार आंसर बता देता हूँ। जैसे टाइगर, क्या टाइगर का आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल था? नहीं सर, ये बात गलत है। हमने देखा था टाइगर का स्टेटस क्या था, एंडेंजर्ड। कोकोस आइलैंड की बात करें तो क्या पैसिफिक ओशन के अंदर है? बिल्कुल गलत है, यहाँ पर आपको ये इंडियन ओशन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक क्या लैंडलॉक्ड है? बिल्कुल करेक्ट है। और नवाब वाजिद अली शाह के रिगार्डिंग भी ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर आपको आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PWONES ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। आई होप आज का लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।